हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जियोग्राफी की हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे हैं और लास्ट टॉपिक अब हमारा चल रहा है, या मैं कहूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी का इनफैक्ट हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, जो कि है वेदरिंग, इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स। राइट, दो पार्ट में इसे हम करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड। आज हमारा पार्ट वन है, देन वी विल एंटर इनटू द पार्ट सेकंड ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स, और हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कुछ बेसिक बातें स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे कि मेक श्योर दैट यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इससे पहले के जो सेशंस हैं क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी के, वो कहाँ मिलेंगे। तो अनअकैडमी का अगर आप दी कॉन्सेप्ट चैनल सर्च करें तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे नाम से जियोग्राफी की, और जियोग्राफी की उस प्लेलिस्ट में आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के सेशंस मिल जाएंगे। राइट, some of the sessions of climatology, if you find those sessions missing, दैट मीन्स वो सेशंस मैंने एज स्पेशल क्लासेस लिए हैं। सो अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो मेरी प्रोफाइल के अंडर आपको सभी जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे उन क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस के। अदरवाइज आप हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, जिसमें अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। उसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी की सीरीज मेरी अभी फॉलो कर पाएंगे। उससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराई है। अनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा VCUPSC। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस सेशंस को देखें अगर आप रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं या मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो। ऑलराइट, और इन सभी सेशंस के लिंक्स एंड पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE। सो मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर जीएस प्रिपरेशन। राइट, सो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जीएस प्रिपरेशन के लिए 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं प्लस एंड आइकॉनिक जीएस के फॉर्म में। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, और अगर आप सेपरेटली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है 1 साल या उससे ऊपर के पीरियड की। मेक श्योर कि आप मेरा कोड यूज करें VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। बट रादर बेटर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा आपके लिए इफ यू गो फॉर दी कॉम्बो पैक्स, क्योंकि कॉम्बो पैक्स में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं और वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा आपके लिए। सो इफ़ यू गो फॉर दी कॉम्बो पैक्स, ज़्यादा बेटर रहेगा मनी वाइज। और अभी बहुत बेहतरीन ऑफ लेकर आया अनअकैडमी आपके लिए, 4500 रुपीज़ का एक फ्लैट ऑफ है ऑन प्लस कॉम्बो। सो दैट मीन्स फॉर 12 मंथ्स प्लस कॉम्बो आपको पड़ेगा 51,471 में, एंड फॉर 18 मंथ्स प्लस कॉम्बो आपको पड़ेगा 59,848 में। राइट, उसके अलावा अगर आप केवल जीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लस जीएस पर आपको फ्लैट 2500 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है। द ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 7th to 16th of February. So make sure that you exploit this offer और सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। राइट, उसके अलावा कॉम्बो वीक पर और भी जो है वो ऑफर्स अवेलेबल हैं। फ्लैट 22% प्लस 10% ऑफ है 18 मंथ्स कॉम्बो एंड 18 मंथ्स आइकॉनिक कॉम्बो पर। सो प्लस कॉम्बो आपको 63,898 का पड़ेगा, यानी 63,898 रुपीज़ का, और आइकॉनिक कॉम्बो आपको 76,176 रुपीज़ का पड़ेगा इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर CSC 2023। सो ये 18 मंथ्स के कॉम्बो जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए जो है वो प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, उसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 15 से 30 मिनट्स में आपको 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। राइट, PT 2022 GS एंड CSET स्कोर बूस्टर सेशंस ऑन GS ऑन वीकडेज एंड CSET ऑन सैटरडे टाइम 10 AM। उसके अलावा T20 डेली करंट अफेयर्स every weekday time 7:30 PM, the Hindu practice quiz every Monday 10:30 AM, UPSC Rise 2022 every Friday 10:15 AM, UPSC Ancient History Practice every Friday 4 PM, UPSC CSET Practice every Saturday 4 PM। सो ये फ्री मेगा टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। अनरोल करें इनमें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC
और काफ़ी अच्छे मॉक की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप इन्हें ज्वाइन ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं या अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपनी सब्सक्रिप्शन को, सो गो फॉर आइकॉनिक पैक्स, क्योंकि उसमें आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। जितना भी आप मेंस के लिए Q&A प्रैक्टिस करेंगे उस पर आपको रेगुलर फीडबैक और इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। स्टडी प्लानर एज वेल एज आपको ओपन हाउस प्रोवाइड किया जाता है एजुकेटर्स के साथ। सो आइकॉनिक में ऑब्वियसली ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ, सो गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, ऑलराइट। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट इन वन गो, अगर आप एक साथ पे नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। 0% इंटरेस्ट रेट विद नो प्रोसेसिंग फीस एंड नो हिडन चार्जेस, 2 ही घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल से टेन्योर। सो मेक श्योर कि आप चेकआउट जरूर करें लोन के प्रोसीजर को अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ऑलराइट। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सो फ्रॉम 9 फरवरी जो है वो नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं फॉर 2022 प्रिपरेशन एज वेल एज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन के लिए। कोड यूज कीजिएगा VCUPSC टू गेट दी एनरोलमेंट, ऑलराइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। जियोमॉर्फोलॉजी में हम वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स जो टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं एक बार आपको फिर से बता दूं हम जियोमॉर्फोलॉजी में अभी तक क्या स्टडी कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में हमने समझा। देन वी अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में समझा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हमने वॉल्कनिज्म, अर्थक्वेक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग के बारे में समझा। देन वी अंडरस्टूड अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। और आज के सेशन में वी विल टेक द टॉपिक ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड लैंड मास, राइट। सो ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है। और आज और कल, यानी आज का एक सेशन और एक कल का एक सेशन, जिसमें 2 पार्ट्स में मैं वेदरिंग, इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स टॉपिक को कवर करूंगा। यहां पर हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, राइट। देन वी विल एंटर इनटू मैपिंग। उसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे और वर्ल्ड मैपिंग के माध्यम से मैं कंप्लीट जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेटोलॉजी में जो पढ़ा, ओशियनोग्राफी में जो पढ़ा और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने जो पढ़ा, उसे हम रिवाइज भी कर लेंगे। सो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था रिवाइज करना आप लोग शुरू कर दें। क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग के हार्डली 4 सेशंस जो है वो हम करेंगे, या हो सकता है कि 5 सेशंस हम वर्ल्ड मैपिंग के करें। एंड देन वी विल एंटर इनटू इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने से पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी थॉरली रिवाइज्ड होने चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तभी इंडियन ज्योग्राफी की हमारी इस सीरीज का मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकेगा, ऑलराइट। सो हैविंग सेड दिस, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हमें वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स टॉपिक पढ़ना है, राइट। और आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज about the forces, different forces behind weathering, erosion and landform. So forces में हम we will study about the endogenetic forces as well as exogenetic forces. सबसे पहले हम इनके बारे में समझेंगे। कई स्टूडेंट्स जो है वो सोच रहे होंगे सर आपने एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में शुरू में नहीं पढ़ाया या आपने मिस कर दिया, आप पढ़ाएंगे नहीं क्या? तो वेदरिंग एंड इरोजन टॉपिक में ज़्यादा सेंस बनेगी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। देखिएगा आज मैं आपको समझाऊंगा। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग क्या होता है एंड इरोजन क्या होता है, एंड द एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स हम साथ में करेंगे, ठीक है। देखिए लैंड फॉर्म्स मैंने साथ में टर्म क्यों यूज करी है, जबकि लैंड फॉर्म्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो कल का जो सेशन रहेगा वहां पर हम ज्यादा स्पेसिफिकली लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। बट आज के सेशन के माध्यम से भी मैं आपको कुछ लैंड फॉर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब हम इरोजन वाला टॉपिक जो है वो कवर कर रहे होंगे, ऑलराइट। सो फोर्सेस में एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक एंड देन वेदरिंग एंड इरोजन को आज हम समझने जा रहे हैं, ऑलराइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फोर्सेस। सो ये कुछ इमेजेस हैं, आई विल शो देयर सिग्निफिकेंस। कुछ टाइम बाद जो है वो मैं इमेजेस की सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा कि क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज फोर्सेस। तो फोर्सेस किस चीज के लिए, ठीक है, या वेदरिंग, इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स जो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं। तो सो दो
अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, है ना, अर्थ के क्रस्ट में एज वेल एज अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो डिफरेंट शेप्स डेवलप हुई हैं, जो डिफरेंट रिलीफ फीचर डेवलप हुए हैं, या डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो डेवलप हुए हैं, उनके पीछे के जो फोर्सेस हैं पहले हमें वो समझना है, राइट। सो शेपिंग दीज फोर्सेस डू व्हाट, शेपिंग द अर्थ्स क्रस्ट, है ना, दे आर शेपिंग द अर्थ्स क्रस्ट। सो सबसे पहले इन फोर्सेस के बारे में समझते हैं। दो टाइप ऑफ फोर्सेस एज आई सेड, फर्स्ट इज एंडोजेनेटिक एंड सेकंड इज एक्सोजेनेटिक। तो ये दो तरह की फोर्सेस है। सो एज द नेम सजेस्ट, एंडो एंड एक्सो, एंडो मतलब इन द इंटीरियर, एक्सो मतलब इन द आउटर, राइट, यानी कि एक्सटीरियर में। सो एंडोजेनेटिक फोर्सेस किस तरह की शेपिंग करती हैं अर्थ के क्रस्ट की? तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस अपलिफ्टिंग का काम करती हैं, अपलिफ्टिंग का काम करती हैं, एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस करती हैं डेन्यूडेशन का काम। अब ये टर्म्स जो हैं वो आपको थोड़ी सी अभी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि डेन्यूडेशन का क्या मतलब हुआ या अपलिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ। अपलिफ्टिंग ऑफ व्हाट? अपलिफ्टिंग ऑफ लैंड मास, एंड denudation of what? Denudation of also land mass। ठीक है, सो बिल्कुल बेसिक फंडा है। अपलिफ्टिंग से होगा क्या? रिलीफ विल बी जनरेटेड, जनरेशन या जनरेट रिलीफ फीचर, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को जनरेट करेगा, एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस विल डिस्ट्रॉय डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। सो देखिए, रिलीफ फीचर्स हमने कैसे डेवलप होते हुए देखे। हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहां पढ़ा था कि किस तरह जो अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जो हॉटस्पॉट की वजह से असेंडेंस है, ठीक है, असेंडेंस हमें देखने को मिला है, देन डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला है, यानी कन्वेक्टिव करंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, those convective currents helped shaping the crust, right? कैसे? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमें क्या देखने को मिलता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हमें वॉल्कनिज्म देखने को मिलता है, हमें ट्रेंच फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमें सी फ्लोर की स्प्रेडिंग देखने को मिलती है, हमें मिड ओशियानिक रिजेस डेवलप होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो लैंडफॉर्म्स जो डेवलप हुए हैं, दीज आर ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थ के अंदर के जो कन्वेक्टिव करंट है उनकी वजह से डेवलप हुए हैं। सो ये हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। बट टू सिंप्लीफाई, या मैं कहूंगी टू ओवर सिंप्लीफाई, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, नीचे स्थिनोस्फीयर है और नीचे से जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दैट विल क्रिएट अ रिलीफ फीचर, सिंपल एज दैट, राइट। एंड दीज आर दी एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। अब ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्ट करती हैं एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एट मिड, कह सकते हैं कि आप इंट्रा प्लेट रीजन में एक्ट कर रही होंगी। तो वो एक अलग मैटर है जिसको हम कल मैं लैंडफॉर्म्स टॉपिक में भी थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एज वेल एज हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो तब भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशंस को हमने वहां पर भी स्टडी किया था, है ना। मिड ओशियानिक रिजेस कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, राइट, एज वेल एज नॉट जस्ट फोल्ड लेकिन अदर टाइप ऑफ माउंटेन्स, है ना, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में भी हमने समझा था। खैर उनको भी आज हम देखेंगे कि कहाँ फिट कर सकते हैं। नेवरदलेस एंडोजेनेटिक फोर्सेस से हमें ये रिलीफ फीचर जो है वो बनता हुआ नजर आया, यानी कि ओरोजेनी होती हुई हमें नजर आई, ठीक है। ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग हमें होती हुई नजर आई ड्यू टू दी एंडोजेनेटिक फोर्सेस। दैट मीन्स देयर इज सम अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास ड्यू टू दीज एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। सो डोंट वरी, वी विल स्टडी अबाउट द एनर्जी बिहाइंड दीज फोर्सेस, क्योंकि एनर्जी लगेगी तभी फोर्स क्रिएट होगा, राइट। एंड दूसरी साइड क्या है, ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करेंगी, ये जो लैंड मास 10 क्रिएट हुआ है, या ये ओरोजेनी जो हुई है, माउंटेन बिल्डिंग जो हुई है, या जो रिलीफ फीचर डेवलप हुआ है, इसका डेन्यूडेशन होगा। डेन्यूडेशन यानी कि इसका डिस्ट्रक्शन होगा। ये धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा, राइट, कम होता जाएगा धीरे धीरे।
एंड इवेंचुअली होगा क्या, फर्स्ट देयर वाज अ, let's say there was a hill or a mountain, right, due to different exogenetic forces and due to different agents of exogenetic, मतलब different agents of exogenetic forces, ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे क्या होता गया, डिस्ट्रॉय होता गया, ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय होता गया, एंड एट लास्ट व्हाट वी गेट, एट लास्ट वी गेट अ प्लेन. It started with a plane. Before the endogenetic forces there was a plane. Endogenetic forces created a relief feature and exogenetic forces destroyed that relief feature layer by layer, right. ये पहली लेयर गई, ये दूसरी लेयर गई, ये तीसरी लेयर गई, और बचा क्या, केवल ये प्लेन बचा. दिस प्लेन इज सिंपली नोन एज पेनी प्लेन, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पेनिप्लेशन. So there was a relief feature, and over the period, due to different exogenetic forces, don't worry, we will study about different exogenetic forces and their agents, right. but अभी concept समझिए आप कि different exogenetic forces की वजह से over the period, let's say this was the first position, right. ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिर ये लेयर भी डिस्ट्रॉय हो गई, फिर ये लेयर भी डिस्ट्रॉय हो गई, फिर ये लेयर भी डिस्ट्रॉय हो गई, एंड एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद अ प्लेन. वी कॉल दैट प्लेन टू बी अ पेनी प्लेन, right. And this is how the forces, endogenetic forces and exogenetic forces, is carrying out a cycle. क्यों, क्योंकि at this penny plane now there will be again some endogenetic forces acting, and it will eventually create another relief feature, right. And then this relief feature will be gradually destroyed due to the exogenetic forces, right. एक लेयर गई, फिर दूसरी लेयर गई, फिर तीसरी लेयर गई, फिर चौथी लेयर गई, अगेन वी हैड अ पेनी प्लेन. सो ये एक साइकिल चल रही है ना. पहले पेनी प्लेन था, लुक एट दिस, इट इज अ साइकिल. फर्स्ट वी हैड अ पेनी प्लेन, ड्यू टू endogenetic forces, right. Now we have a relief feature, right, we have a relief, and then due to exogenetic forces we again have a penny plane, right. और ये साइकिल जो है वो अर्थ की क्रस्ट पर चलता जाएगा मिलियंस, ये काम होने में मिलियंस ईयर चलते लगते हैं. जैसे कि मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया था ना, कि प्री कैम्ब्रियन में हो सकता है कि अरावली हिल्स डेवलप हुए हों, फिर ड्यू टू दी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उसकी लेयर बाय लेयर जो है वो इरोड होती गई, वी गॉट अ पेनी प्लेन, एंड देन हमें फिर से जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिला अरावली हिल्स का, और जो फिर उसका भी फिर जो है वो ओवर द पीरियड डिस्ट्रक्शन होता गया रिलीफ फीचर का, एंड हमें प्रेजेंट फॉर्म जो है वो देखने को मिलती है अरावली हिल्स की, ठीक है. सो एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं, they are converting peneplain into different relief features, right. mountains, hills, इन सब में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इन रिलीफ फीचर्स को वापस पेनीप्लेन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, और यह साइकिल जो है वो लाखों और लाखों मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स तक चलती रहेगी. दिस इज नथिंग बट सिंपली नोन एज जियोग्राफिकल साइकिल, ठीक है. दिस इज द geographical cycle, and it is simply due to the forces acting on the earth's forces acting on earth's crust, इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी. अर्थ के क्रस्ट पर लग रही है फोर्सेस, इंटीरियर से लग रही हैं तो एंडोजेनेटिक है, एक्सटीरियर से लग रही हैं तो एक्सोजेनेटिक है. अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस की बात करते हैं इन फोर्सेस के, ठीक है. अच्छा जी, हम एंडोजेनेटिक की बात करें तो या एक्सोजेनेटिक की बात करते हैं पहले, चलो. फॉर ऑल दी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लग रही होंगी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. अब आप कहेंगे कि सर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एजेंट्स क्या हैं, तो देखिए सन की जो लाइट है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, उसकी वजह से ही हमें विंड्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो प्लेनेटरी विंड्स हो, चाहे वो लोकल विंड्स हो, है ना. लोकल विंड्स क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, राइट. या हमें जो प्रेशर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं, इट इज ओनली ड्यू टू सन. वेल देयर इज ऑल्सो एक और जो है वो फैक्टर है, दैट इज
द टिल्ट ऑफ एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, बट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो फैक्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। तो विंड्स हो गया, राइट, सन की वजह से ही हमें डिफरेंट विंड पैटर्न देखने को मिलते हैं, एंड एज वेल एज हमें क्या देखने को मिलती हैं, प्रेसिपिटेशन। जितना भी प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे भी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है। अगर विंड की वजह से भी हो रहा है तो विंड्स किसकी वजह से चल रही हैं, सन की वजह से चल रही है, राइट। सो प्रेसिपिटेशन, या हम कहें रेन, और फिर नॉट जस्ट रेन, रेन से डेवलप होने वाली जो रिवर्स है, एंड नॉट जस्ट रेन से डेवलप होने वाली रिवर्स, बट अगर मान लीजिए ग्लेशियर से भी जो रिवर्स डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो उनके पीछे सन है, फॉर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। सो विंड्स हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गई, रिवर्स हो गई, दीज आर सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। और ये क्या करती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में ये डिस्ट्रॉय करती है रिलीफ फीचर को, एंड उसको कन्वर्ट करती हैं पेनी प्लेन में। सो फॉर exogenetic forces, the ultimate source of energy is sun. But for endogenetic forces, the ultimate source of energy is not sun, but the energy that is lying in the interior of earth, ठीक है। That is the heat stored in the interior of earth, ठीक है। सो अगर मैं एक्सोजेनेटिक की भी बात करूं तो सन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सन भी जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, उस हीट में जो डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उससे हमें विंड्स, प्रेसिपिटेशन, रिवर्स और इन सब की डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। उन्हीं से ही जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं, राइट। विंड्स जो है वो क्या कर रहा है, रिलीफ फीचर पर बार बार टकरा रहा है, पानी भी रिलीफ फीचर पर बार बार टकरा रहा है, यानी माउंटेन पर टकरा रहा है मान लीजिए, तो धीरे धीरे वो उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझेंगे आगे जब वेदरिंग एंड इरोजन बताऊंगा तो, राइट। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में क्या है, द हीट इज स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, और ये हीट जो है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ में कहां से आई, लेट्स से बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमें अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट हैं, और वो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, जिससे अर्थ के इंटीरियर में हीट स्टोर होती रहती है, राइट। उसके अलावा ग्रेडियंट प्रेशर का आपने पढ़ा ही होगा, जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो हीट ड्यू टू प्रेशर, है ना, क्योंकि हम अर्थ के कोर में जब जाते हैं तो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट। सो दिस हीट इज ड्यू टू प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा हीट जो है वो बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स जो है वो नजदीक आते जाएंगे, कंप्रेस होते जाएंगे, राइट। सो उससे एनर्जी वो गेन करते जाएंगे और हमें हीट देखने को मिलेगी वहां पर। या फॉर एग्जाम्पल जो रेजिडुअल हीट है, कुछ रेजिडुअल हीट भी लेकर जो है वो हमारी अर्थ ने स्टोर करके रखी हुई है। जब अर्थ फॉर्म हुई थी हमारी, तो एक कह सकते हैं आप आग का गोला थी पूरी तरह, समझ रहे हैं, एक बिल्कुल आग का गोला थी हमारी अर्थ, राइट। धीरे धीरे जो अपर मोस्ट लेयर है वो ठंडी होने के बाद क्या हो गई, क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया, बट जो अंदर हीट रही वो ट्रैप्ड रही, आज तक वो ट्रैप्ड है। सो दैट इज द रेजिडुअल हीट फ्रॉम द वेरी फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लेनेट। 4.6 बिलियन ईयर्स से कुछ हीट जो है वो अंदर ट्रैप्ड है, राइट। सो दीज आर दी सोर्सेस फॉर दी एंडोजेनेटिक फोर्सेस, है ना। ये एनर्जी का सोर्स है, कहाँ कहाँ से, रेडियो एक्टिविटी, हीट ड्यू टू प्रेशर, और जो रेजिडुअल हीट है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज दी सन, और द हीट प्रोवाइडेड बाय दी सन, ऑलराइट। सो हमें समझ आया कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें साइकिल देखने को मिलती है, एक जिसे हम जियोग्राफिकल साइकिल बोलते हैं, जिससे हमें बेसिकली क्या है, एक तरह से कंजर्वेशन ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी, राइट। जो भी मैटर मौजूद है अर्थ की क्रस्ट पे, या मेंटल से जो क्रस्ट तक पहुंच रहा है उस पे हमें, या लिथोस्फीयर में हमें बेसिकली मैटर का कंजर्वेशन देखने को मिल रहा है, बट वो कंजर्वेशन का फंडा अलग है। बट आप सिंपली साइकिल, जियोग्राफिकल साइकिल का फंडा समझिए कि पेनी प्लेन से डेवलप होंगे, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से रिलीफ फीचर डेवलप होगा, राइट। यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट हो रहा है किसका, लैंड मास का, राइट। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, राइट।
and getting converted into peneplain. This is simply known as a geographical cycle. ठीक है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो नहीं. सो बट ये एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का वेदरिंग और इरोजन से क्या लेना देना है, आइए अब एक एक करके ये फंडा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि व्हाट डज दीज हैव टू डू विद वेदरिंग एंड इरोजन नाउ. अच्छा जी, अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आए. राइट, सो ये रेडियो एक्टिविटी वाला फंडा आपको समझ आया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, फॉर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. नाउ एक बार फिर से हम फोर्सेस को डिस्कस करते हैं. दो तरह के फोर्सेस हैं हमारे पास, एंडोजेनेटिक या एंडोजेनिक, एंडोजेनिक और दूसरे हैं एक्सोजेनिक. तो पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस से हमें फर्दर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो समझते हैं, या क्या क्या फर्दर फिनोमेना एसोसिएटेड है एंडोजेनेटिक फोर्सेस के साथ वो समझते हैं. तो द वेरी फर्स्ट फिनोमेना एसोसिएटेड इज, राइट डाउन, डायस्ट्रॉफिज्म. ठीक है, तो ये टर्म्स. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस होल टॉपिक वेदरिंग इरोजन एक्सेप्ट लैंडफॉर्म्स, ये टॉपिक वेदरिंग एंड इरोजन हो गया, ये सभी जो है वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पर फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है इधर, राइट, रादर एनालिसिस पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ एनालिसिस क्रिएट नहीं करेंगे, वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर मेंस आल्सो. इसीलिए मैं ये आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ एंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक का, ताकि आपके पास मेंस के लिए कंपैरेटिव स्टडी जो है वो प्रिपेयर हो. एक क्वेश्चन भी मैं आपको आज पुट करूंगा जिसको हम आंसर करने की कोशिश भी करेंगे आज और कल के सेशन में, राइट, दैट विल प्रिपेयर अस फॉर मेंस. सो डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? डायस्ट्रॉफिज्म इज नथिंग बट मूवमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. ठीक है, मूवमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. और ये कैसी मूवमेंट है? दिस इज वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट जो हो रही है अर्थ के क्रस्ट पर, राइट, वो डायस्ट्रॉफिज्म है. एंड दिस स्लो मूवमेंट इज सो स्लो दैट इट इज, हम इसको अपने जीवन भर में कभी नोट कर ही नहीं पाएंगे, कभी हम इसे ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, हमें इसे ज्योग्राफिकल, हमें इसे जियोलॉजिकल स्केल पर नोट करना पड़ता है, जियोलॉजिकल स्केल पर, लाइक मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स है ना. डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? लाइक मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट एंड इट इज ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस. सो आप लोगों को याद होगा कन्वेक्टिव करंट्स, याद है ना. नाउ कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से हमें, कन्वेक्टिव करंट्स जो है वो जो फोर्स लगाता है उससे हमें टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट देखने को मिलती है. दैट मूवमेंट इज टर्म्ड एज डायस्ट्रॉफिज्म एंड दैट डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट इज सो स्लो दैट इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको जियोलॉजिकल स्केल का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि एक साल में मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मूव कर रहा है. सो एक बहुत स्लो मूवमेंट है. एविडेंट होने के लिए, इस तरह के मूवमेंट को क्लियरली विजिबल होने के लिए जो है वो एक ह्यूमन की लाइफ स्पैन जो है वो कम पड़ जाएगी, राइट. वैसे हो सकता है कि एविडेंट हो जाए, ऐसे भी बात नहीं है, बट द मूवमेंट इज मेजर्ड ऑन जियोलॉजिकल स्केल, राइट. कैसे? जैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट स्टडी करते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि किस तरह 225 मिलियन ईयर अगो जो हमारा पेंजिया है वो दूर होना शुरू हुआ, राइट. 65 मिलियन ईयर अगो जो है वो हमें क्या देखने को मिली, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री कन्वर्ज हो रही है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज कर रही है. तो हमें वो जियोलॉजिकल स्केल में मेजर किया. ठीक है, 65 मिलियन ईयर अगो, सोच रहे हैं बहुत पहले का समय है वो, राइट. अच्छा, उसके अलावा एक तो आ गया आपका डायस्ट्रॉफिज्म टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट है, फिनोमेना है, इज एसोसिएटेड विद एंडोजेनिक फोर्सेस, राइट. अच्छा, और क्या क्या एसोसिएटेड है? ये एक्सोजेनिक जो है वो फर्दर टाइम बीइंग मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बट आप जो है वो इसको नोट करेंगे. उसके अलावा एंडोजेनिक के साथ ऑल्सो एसोसिएटेड है लाइक ओरोजेनी,
ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंडोजेनिक फोर्सेस। किस तरह के माउंटेन्स? लाइक जो फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? हमारे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। एंड ऑल्सो लाइक ब्लॉक माउंटेन्स या फॉल्ट माउंटेन्स, राइट, जो भी आप इन्हें कहना चाहें, ये भी हमारे डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। सो जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, दीज आर ड्यू टू दी कंप्रेशनल फोर्सेस, है ना, कंप्रेशनल फोर्सेस लग रहे हैं ना, कंप्रेस हो रहा है, सो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। तो ये कंप्रेशनल फोर्सेस एंडोजेनिक हैं, ये समझ रहे हैं? जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो हम कंप्रेशनल फोर्सेस की बात कर रहे थे, दोज आर एंडोजेनिक। सिमिलरली जो ब्लॉक माउंटेन्स डेवलप हुए हैं ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, these tensional forces are also endogenic. Similarly जो मिड ओशियानिक रिजेस जो डेवलप हुई हैं, राइट, मिड ओशियानिक रिजेस, those are also due to tensional forces. एंड वो टेंशनल फोर्सेस भी कहां से हैं? वो किस तरह की? वो एंडोजेनिक फोर्सेस थी वो टेंशनल फोर्सेस। तो ओरोजेनी में मिड ओशियानिक रिजेस को भी अगर हम ओरोजेनी में कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेबल हाइट तक भी ये रिजेस जो है वो राइज कर जाती हैं, ठीक है। सो ओरोजेनी में भी हमें नजर आता है किसका हाथ? एंडोजेनिक फोर्सेस का, ठीक है। एक और जगह पर हमें एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट करती हुई नजर आती हैं। सो फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। सो फोर्सेस में हमने एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक की बात करी, है ना। एंड देन वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिनोमेना इज एसोसिएटेड। तो सबसे पहले हमने देखा क्या? डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म इज कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका? जो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट है, या बेटर क्या रहेगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इज डायस्ट्रोफिज्म। देन ओरोजेनी। ओरोजेनी जैसे कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, राइट, मिड ओशियानिक रिजेस है, दिस इज ओरोजेनी ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और तीसरा है हमारा एपिरोजेनी। अब ये एपिरोजेनी क्या होता है? देखिए बिल्कुल सिंपल है एपिरोजेनी, कोई ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। एपिरोजेनी, देखिए फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो कुछ इस तरह क्रिएट होती हैं, राइट, बट एपिरोजेनी इज ऑन अ लार्जर स्केल। एक जो है वो इतना बड़ा है ना, मान लीजिए अगर ये फोल्ड माउंटेन्स, अगर ये हिमालयज हैं, तो एपिरोजेनी हमें कुछ इतने बड़े रीजन में नजर आएगा। सो एक लार्जर स्केल पर, एक लार्जर स्केल पर हमें अगर लैंड मास का अपलिफ्टमेंट होता हुआ नजर आता है, दैट इज टर्म्ड एज एपिरोजेनी, ठीक है। सो एपिरोजेनी कैसे हुई, आइए आपको समझाता हूं। मान लीजिए फोल्ड माउंटेन्स मौजूद थे, ठीक है, और ये जो है वो नीचे लिथोस्फीयर है, और नीचे से लग रहा है मान लीजिए फोर्स, राइट, नीचे स्थिनोस्फीयर है, फोर्स लगा रहा है। अब ओवर द पीरियड ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये मान लेते हैं कि ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ये कम होते गए, है ना, कम होते गए, कम होते गए, और ये पेनी प्लेन के रूप में डेवलप हो गई। ऊपर की लेयर पहली चली गई, दूसरी लेयर चली गई, और अब ये लास्ट लेयर है, राइट। अब ये जो एस्थीनोस्फीयर है, या जो ये लोअर लेयर्स हैं, दीज वर अंडर प्रेशर, राइट, जब तक माउंटेन रेंजेस मौजूद थी ऊपर, दीज वर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। बट जैसे ही ये माउंटेन रेंजेस इरोड हो गई, प्रेशर हट गया इनसे, और जैसे ही ये प्रेशर हटा, बट समझ रहे हैं, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, तभी जो है वो क्रस्ट टिका हुआ है, ठीक है। बट ऊपर से अगर प्रेशर हट गया, तो नीचे वाला अचानक से जो है वो ऊपर की तरफ पुश कर देगा, एंड दिस पुश विल क्रिएट वन लार्ज स्केल अपलिफ्टमेंट, एंड दिस इज नोन एज एपिरोजेनी। इट हैपेंस ऑन कॉन्टिनेंटल लेवल, समझ रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल लेवल पर हमें होता हुआ नजर आता है। सो मच सो दैट कि मान लीजिए, और हमें कहां पर एविडेंट होगा ये, मान लीजिए दिस इज कॉन्टिनेंट, और ये इसका ये ओशियन है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कोई एक बड़ी जो है वो माउंटेन रेंज मौजूद थी।
जैसे ही ये माउंटेन रेंज इरोड हुई, ऊपर से प्रेशर कम हो गया, नीचे से प्रेशर बढ़ गया, राइट, सो देयर विल बी एन अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास। ठीक है, ये अपलिफ्ट कर गया। फर्स्ट दी सी लेवल वाज दिस, राइट, बट नाउ सी लेवल राइजेस, या हम इस तरह कहें कि जो सी लेवल है वो अब राइज कर गया थोड़ा, या ये रीजन जो है वो सी लेवल से काफी राइज कर गया, इस तरह पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज एपिरोजेनी। एपिरोजेनी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज फार एज जीएस इज कंसर्न्ड, राइट। इन दिस टाइप ऑफ मतलब मूवमेंट वी ऑब्जर्व अपवर्ड या अपवार्प्ड, आप कह सकते हैं इसको, अपवार्प हो गया ये। ठीक है, अप वार्प्ड हो गया ये, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो क्या क्या हमें पॉइंट्स मिले एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, क्या देखने को मिलता है हमें? डायस्ट्रोफिज्म होता हुआ नजर आता है, ओरोजेनी होती हुई नजर आती है, एंड एपिरोजेनी होती हुई नजर आती है। दीज आर दी एसोसिएटेड मूवमेंट्स विद फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट भी होगी ना, so these are the associated movements with endogenetic forces। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की। ठीक है, सो इस तरह अगर हम क्रिएट करें तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, राइट। तो फोर्सेस में एंडोजेनेटिक में हमारे पास क्या क्या आ गया, किस तरह की मूवमेंट्स आ गई? फर्स्ट इज डायस्ट्रोफिज्म, then we had orogeny, right, and then we have epirogeny। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एक्सोजेनेटिक। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, क्या फिनोमेनाज एसोसिएटेड हमें देखने को मिलते हैं? So we have two phenomena associated with exogenetic forces, rather we say we have three phenomena associated। First is weathering, ठीक है, second is erosion, and in between them is the mass wasting, ये मास मूवमेंट कह देते हैं कई जगह पर, लेकिन मास वेस्टिंग इज रादर अप्रोप्रिएट वर्ड। सो ये तो तीन हमारे पास अलग अलग हैं ही, ओरोजेनी, एपिरोजेनी, एंड यहां पर अब हमें वेदरिंग, इरोजन एंड मास वेस्टिंग के बारे में समझना है। तो वेदरिंग इज व्हाट? वेदरिंग इज सिंपली डिसइंटीग्रेशन, या जब हम वेदरिंग को डिटेल में समझेंगे तो हम समझेंगे इट इज एन इन सीटू प्रोसेस, यानी कि जहां पर वो फीचर, रिलीफ फीचर मौजूद है, उधर ही उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। इन वेदरिंग वी विल ऑब्जर्व ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्सेस देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जो भी ओरोजेनिक फीचर है, माउंटेन है, राइट, प्लेट्यू है, जो भी ओरोजेनिक बड़ा फीचर है, दैट विल डिसइंटीग्रेट, एंड इट इज एन इन सीटू प्रोसेस। इन सीटू प्रोसेस का मतलब क्या है कि जहां पर माउंटेन खड़ा है वहीं पर ही वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, सो वेदरिंग इज एन इन सीटू प्रोसेस। वेदरिंग इज व्हाट? नथिंग बट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड मास। एंड वेदरिंग इज ऑफ थ्री टाइप्स, क्या क्या? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, मास वेस्टिंग को भी हम इंक्लूड करते हैं बीच में। सेकेंड थिंग इज इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है कि फर्स्ट दैट लैंड मास गॉट disintegrated where it was present, that means weathering is an in situ process। in situ मतलब जहां पर उसकी पोजीशन है, in its own position, अपनी खुद की पोजीशन जहां पर उस लैंड मास की थी वहीं पर ही वो डिसइंटीग्रेट हो गया। अब वो डिसइंटीग्रेट होकर ड्यू टू द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन, वो डिसइंटीग्रेटेड जो पार्टिकल्स या मटेरियल जो बचा, दैट इज ट्रांसपोर्टेड नाउ। ठीक है, सो इरोजन इज एन एक्स सीटू प्रोसेस। ठीक है, यानी कि नॉट जिस जिस भी लैंड मास का इरोजन होगा
सो इरोजन का मतलब क्या है कि वो लैंड मास के ओरिजिनल प्लेस पर इरोजन नहीं होगा, इरोजन के माध्यम से उस लैंड मास के जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। सो XC2 है ये। एंड एसोसिएशन क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल ऑफ दैट लैंड मास, दैट डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल वाज क्रिएटेड ड्यू टू वेदरिंग। सो वेदरिंग एंड इरोजन जो है वो अब एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं? वेदरिंग होगी देन इरोजन होगा, वेदरिंग के साथ साथ इरोजन होता जाएगा, राइट? सो वेदरिंग इन सीटू है, वेदरिंग उसी जगह पर होगा, और इरोजन में क्या है एसोसिएटेड, ट्रांसपोर्टेशन है। सो मान लीजिए ये एक हिल है, राइट, और यहां पर जो है वो हिल के ऊपर बादल आ गए और पानी पड़ रहा है और हवा चल रही है तेजी से, तो जो हिल के ऊपर जो पत्थर हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या होंगे, पानी की वजह से, हवा की वजह से जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है? ये टूट कर हिल के पास ही गिर रहे हैं, दिस इज वेदरिंग, या उनका टूट जाना इज वेदरिंग। अब पानी या हवा के साथ वो बहकर यहां पर आकर डिपॉजिट हो गए, दिस इज इरोजन। सो इरोजन इज XC2, एसोसिएटेड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग इज इन सीटू, एसोसिएटेड क्या है, डिसइंटीग्रेशन। तो पहले लैंडमास टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, और फिर उसको बहा कर ले जाएंगी हवाएं, पानी, सी वेव्स बहा कर ले जा सकती हैं, ठीक है? सो यहां पर आपको समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड वेदरिंग, राइट? सो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से इरोजन एंड वेदरिंग हमें देखने को मिलता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन, तो जैसे कि एयर हो गई, है ना, या विंड, वाटर हो गया, वाटर किस तरह से, रेन की तरफ से भी और रिवर की तरफ से भी, राइट, या नॉट जस्ट रेन बट अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस टू। उसके अलावा सी की वेव्स हो गई, है ना, these will transport the weathered material, and that transportation of weathered material is simply termed as erosion, ठीक है? And now there is a phenomena that is in between these two, that is simply known as the mass wasting, and mass wasting happens due to gravity, ठीक है? अब अगर कोई पहाड़ होगा, उसका अगर मान लीजिए ये पहाड़ है, राइट, इस पहाड़ के ऊपर जो भी पत्थर वत्थर है वो अगर टूट गए और टूट कर वो लुढ़क के गिर गए, ठीक है, लुढ़कता हुआ नीचे आ गया ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नोन एज मास वेस्टिंग। उसका टूटना वाज वेदरिंग, पानी हवा के साथ उसका बह जाना वाज इरोजन, राइट, बट उसका टूट कर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर जाना, that is termed as mass wasting. So these are the three phenomena associated with exogenetic forces, weathering, erosion and mass wasting, that we will study, right? और endogenetic forces के साथ डायस्ट्रॉफिज्म, ओरोजेनी एंड एपिरोजेनी के मेजॉरिटी पार्ट कॉन्टिनेंटल मूवमेंट या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम समझ चुके हैं, ठीक है? नाउ वी विल एंटर इनटू आवर फेवरेट थिंग, दैट इज, अब एक एक करके वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन को हम समझते हैं, ठीक है? सो आप लोगों को याद होगा एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में मैंने क्या कहा था कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्रिएटेड डेन्यूडेशन ऑफ लैंड मास, ठीक है? दैट मीन्स, अब हम वेदरिंग इरोजन के बारे में समझने जा रहे हैं। दैट मीन्स ड्यू टू वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या देखने को मिलता है, डेन्यूडेशन ऑफ लैंड मास, राइट, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड मास, डेन्यूडेशन ऑफ लैंड मास, राइट। और ये सभी जिन फोर्सेस की वजह से हो रहा है उन फोर्सेस को हम सिंपली कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है? तो आप समझ आया आप लोगों को कि क्यों एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस मैंने बिल्कुल शुरू में एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों इसको मैं आज के सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट, ताकि इरोजन एंड वेदरिंग टॉपिक के साथ एंड लैंड फॉर्म्स टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सके पूरी कहानी, ठीक है? समझ आया अब हमें? अब हम बढ़ते हैं आगे, अब एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को उठाते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट वेदरिंग। अब बिल्कुल आसान है। सो ये
जो फाइनल चार्ट जो बना है ये आपके पास होना चाहिए, है ना। फोर्सेस में क्या है, एंडोजेनेटिक में डायस्ट्रोफिज्म, ओरोजेनी, एपिरोजेनी, एक्सोजेनेटिक में क्या है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, राइट। नाउ वेदरिंग, सो वेदरिंग इज फर्दर इज ऑफ टू थ्री टाइप्स। वेदरिंग भी तीन तरीके की है। वेदरिंग का मतलब क्या है, इन सीटू डिस्ट्रक्शन, इज इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड मास, राइट, यानी कि लैंड मास पहले डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है छोटे टुकड़ों में। तो तीन तरीके से या थ्री टाइप्स की वेदरिंग हो सकती है। क्या क्या है, फिजिकल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, फिजिकल और मैकेनिकल। सेकंड इज केमिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। अब हम एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझते हैं वेदरिंग की, राइट। अब ये जो तीन टाइप ऑफ वेदरिंग है ना, हमें ये आइसोलेट, ये नहीं समझना कि दीज थ्री प्रोसेसेस आर आइसोलेटेड, ठीक है, ये आइसोलेटेड हम पढ़ेंगे, बट दीज आर नॉट आइसोलेटेड, दीज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अल्टीमेटली ये करने क्या जा रहे हैं, अल्टीमेटली दीज आर ट्राइंग टू, थ्रू दीज थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। किसका हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, ऑफ द गिवन लैंड मास, राइट, एंड दीज विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दैट मीन्स ये कि फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग हो रही होगी तो केमिकल वेदरिंग उसको बढ़ाएगी, केमिकल वेदरिंग की वजह से, या फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग हो रही होगी तो उस वजह से केमिकल वेदरिंग बढ़ेगी, है ना। बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही होगी उस वजह से केमिकल वेदरिंग बढ़ेगी, उस वजह से फिजिकल वेदरिंग बढ़ेगी। सो ऑल थ्री विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, they will not, they are not isolated phenomena। that means ये है कि certain type of landform अगर हम पढ़ेंगे in the next session, अगर कोई certain type of landform develop हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि it is only due to chemical weathering और biological weathering और physical weathering, only due to नहीं होगा, है ना, complement करेंगे, it is due to the combination of all three, right। सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग में आइए अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले उठाते हैं हम फिजिकल वेदरिंग को, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने पुट करना चाहता हूं, राइट। इस क्वेश्चन का जवाब, फॉर मेंस के लिए सवाल आ गया हमारे लिए, इसका जवाब ढूंढने की हम आज और कल के सेशन, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज और कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेन्यूडेशन। अंडरस्टैंड बाय डेन्यूडेशन, पहली चीज, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वेदरिंग, एक्सप्लेन वेरियस types of weathering, and also highlight, various agents of erosion, agents of erosion, ठीक है। 250 वर्ड्स में इसे हमें आंसर करना है, राइट। सो इसमें देखिए डेन्यूडेशन का पूरा प्रोसेस हमें समझ आ जाएगा, यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से एसोसिएटेड है। वी विल एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वेदरिंग, जो कि अभी मैं आपको फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बताने जा रहा हूं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हाईलाइट, वी विल हाईलाइट वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स, भी हम जो है वो इस क्वेश्चन में जोड़ सकते थे, बट नेवरदलेस वी विल कवर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन की सारी कहानी आपको, एंड देन यू विल राइट द आंसर एंड सेंड मी टू द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल weathering. Now physical weathering is again can be classified into three types, या more types, but let's say three important types, ठीक है। The first is alternate expansion and contraction of rocks, alternate expansion and contraction of rocks,
ड्यू टू हीट, हीट की वजह से ऑल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक डेजर्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक डेजर्ट है ना, और उस डेजर्ट में कोई रॉक्स है, कोई भी चट्टानें हो सकती हैं उस डेजर्ट में। अब मान लीजिए कि उस डेजर्ट में दिन में टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक है। डेजर्ट है, डेजर्ट क्यों है? वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों होता है कॉन्टिनेंट के, राइट? कहाँ कहाँ पर हमें डेजर्ट देखने को मिलेंगे? तो ये सारे फंडे में क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी में अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है, याद करें अब आप। सो डेजर्ट है, सो इट विल बी अ ड्राई रीजन। सिंस इट विल बी अ ड्राई रीजन, दैट मीन्स देर आर नो क्लाउड्स। और अगर क्लाउड्स नहीं होंगे, सो एट डे टाइम इफ द टेम्परेचर रीचेस लेट्स से 45 degrees to 50 degrees Celsius, at the night time the temperature will dramatically drop. That means there will be a huge diurnal range. डायurnal रेंज जो है वो बहुत बड़ी होगी। लेट्स से रात को टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना, -1 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है कई जगहों पर, बट नहीं, कुछ जगहों पर नहीं जाता, बट लेट्स से ड्रामेटिकली डिक्रीज हो गया 50 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाना एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब रेंज है, एक बहुत बड़ी डायurnal रेंज है। एंड इट इज ड्यू टू व्हाट? ड्राई रीजन में क्या नहीं है? क्लाउड्स नहीं है, ड्यू टू नो क्लाउड्स। जानते हैं आप लोग द स्पेसिफिक हीट ऑफ रॉक्स, लैंड की स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट कम है, राइट? स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से इट विल, ये वार्म भी जल्दी होगा और ये अपनी हीट रिलीज भी जल्दी करेगा। सो एट नाइट दीज रॉक्स विल रिलीज देयर हीट, and when they will release their heat, that long wave radiation will not be trapped by clouds because it is a drier region, it is a region of subduction, right? There are no clouds, there is anticyclone formation, right? So ये clouds ना होने की वजह से all the long wave radiation या majority of long wave radiation will leave, right? leave the, let's say at least troposphere से leave कर जाएंगे वो। तो वहां पर टेम्परेचर क्या है? ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। अगर दिन में वो रॉक बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो एक्सपेंड करती होगी, ठीक है, रात को ठंडी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती होगी। दिन में गर्मी बहुत होती है, एक्सपेंड करती होगी, रात में ठंड बहुत है तो कॉन्ट्रैक्ट करती होगी। तो अगर ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर तक होता जाए तो आपको नहीं लगता कि ड्यू टू दिस ऑल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी सम क्रैक्स? इवेंचुअली जो है वो इन रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होना शुरू होंगे और वो क्रैक्स विल इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट दिस रॉक्स। और जो अदर एजेंट्स हैं, पढ़ेंगे उन अदर एजेंट्स की वजह से, वो इन डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स को जो है वो अपने साथ बहा कर ले जा सकते हैं। या मान लीजिए सिंपली इन situ भी हुआ डिसइंटीग्रेशन या मास वेस्टिंग हुई, तो ये जो भी मतलब मान लीजिए रॉक के टॉप का हिस्सा जो है वो ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हो रहा है। मान लीजिए ऐसी रॉक थी, ठीक है, डेजर्ट है, एक ऐसा डेजर्ट है, उस डेजर्ट में रॉक थी और ये ऊपर का हिस्सा ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो इवेंचुअली क्या होगा? दीज ग्रेनुअल्स विल डेवलप क्रैक्स और ये इवेंचुअली जो है वो ग्रेविटी के असर में आकर नीचे गिरते जाएंगे और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवर द पीरियड क्या होगा? दिस रॉक विल डिक्रीज इन साइज, है ना, ओवर द पीरियड ये रॉक जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड एट लास्ट वी विल हैव व्हाट वी हैव, एट लास्ट वी हैव पेनी प्लेन। नेवरदलेस पेनी प्लेन तक नहीं जाते हम, केवल ये समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यू टू alternate expansion and contraction of rocks due to heat, we observe weathering of the rocks or land mass, right? And this is a type of physical or mechanical weathering, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप क्या होगा? नाउ दिस ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन और कंट्रैक्शन, सॉरी, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेट। सेकेंड टाइप क्या है? ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेट, राइट। एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन को कम मानते हैं हम, बट इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट, लेट्स से एक बहुत रेनी रीजन है, वहां की जो रॉक्स है, दोज रॉक्स विल एब्जॉर्ब वाटर ऑन अ डेली बेसिस, है ना, रॉक्स विल एब्जॉर्ब वाटर। और अगर वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो इवेंचुअली क्या है? द वाटर विल फ्लो ऑन द अपर मोस्ट लेयर। फ्लो कहने का मतलब इट विल सीप इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक्स डेली,
राइट, वाटर जो है वो यहाँ पर अंदर एंटर करता जाएगा एंड ओवर द पीरियड क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स के जो है वो छोटे छोटे पपड़ी, पपड़ी समझते हैं ना आप वर्ड, फ्लेक्स जो है वो बन जाएंगे रॉक्स के, एंड दोज फ्लेक्स विल बी व्हाट, दे विल ग्रेजुअली लीव द रॉक, है ना, डिफरेंट एजेंट्स की वजह से वो लीव करते जाएंगे और इवेंचुअली हमें वो रॉक जो है वो क्या होती हुई नजर आएगी, डिसइंटीग्रेट होती हुई नजर आएगी, राइट, हेंस वेदर होती हुई नजर आएगी. सो these formation of flakes of rock या removal of surface in form of flakes, ठीक है, removal of surface in form of flakes is known as exfoliation. इसको हम कहते हैं exfoliation. तो in moist climate we observe the phenomena of exfoliation and exfoliation leads to simply weathering of rocks. ठीक है, now exfoliation can also be created, एक्सफोलिएशन का बेसिकली मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ सरफेस इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्स. तो मॉइस्ट क्लाइमेट की जगह पर भी और एक ऐसी जगह पर भी हमें एक्सफोलिएशन या रिमूवल ऑफ अपर सरफेस देखने को मिल सकता है जहां पर मान लीजिए कि ये एक लैंडमास था, ठीक है, इसके जो इंटीरियर में है वो इंट्रूसिव रॉक्स थी. दीज आर इंट्रूसिव रॉक्स, पिछले सेशन में आपने समझा होगा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होती हैं, एंड ये थी एक्सट्रूसिव रॉक्स. ठीक है, सो होगा क्या, इवेंचुअली एक्सट्रूसिव रॉक्स विल ग्रेजुअली इरोड, है ना, लेयर बाय लेयर जो है वो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या हो गई, इरोड हो गई, और अब ये इंट्रूसिव रॉक जो है वो कांटेक्ट में आई किसके, एयर के, राइट. सो दिस इज आल्सो, प्रेशर जो है वो रिलीज हुआ, है ना, ऊपर जब ऊपर की लेयर अगर चली गई वो प्रेशर डाल रही थी नीचे, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने समझा था एपिरोजेनी में, जैसे ही ये लेयर हटी तो प्रेशर रिलीज हुआ, तो नीचे से जो फोर्स लगे, ठीक है, दैट क्रिएटेड क्रैक्स और फ्लेक्स ओवर द इंट्रूसिव रॉक्स, दिस अगेन इज नोन एज एक्सफोलिएशन. ठीक है, तो एक्सफोलिएशन के दो टाइप्स आपने देखे, एक तो मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से और एक ड्यू टू द ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द अपर लेयर, राइट. जो इंट्रूसिव रॉक्स है दे एक्सपीरियंस्ड some force from beneath and that created flakes on the surface, those flakes got removed, known as exfoliation, right. और थर्ड क्या है, and this happened due to the decreased pressure, है ना, ऊपर से प्रेशर हट गया, so due to the decreased pressure there is an upliftment force here, नीचे से प्रेशर लग रहा है, that created flakes on the surface of these intrusive rocks termed as exfoliation, and their removal is termed as exfoliation. थर्ड टाइप क्या है, the alternative freezing and thawing. Alternative freezing and thawing. Thawing is nothing but melting. ठीक है, तो मान लीजिए some cold region, higher latitude या higher altitude region में, मान लीजिए if there is a rock of this kind, है ना, एक इस तरह की rock है, this is rock and these are, let's say there are already present cracks, these cracks are already present due to many other physical या chemical region की वजह से already cracks मौजूद हैं. अब अगर बारिश होती है so water will fill these cracks, ठीक है, these cracks are now filled with water. अब जब रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, जैसे ही ये पानी ठंडा होगा, सो वी नो दैट व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. आपने बचपन में देखा होगा, अगर पानी की बोतल पूरी भर के अगर आप डाल देते थे रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में जब डाल देते थे तो वो फूल जाती थी बॉटल सुबह को. तो होता क्या है, जैसे ही पानी फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ तो बढ़ेगा ही, बट एज ऑल्सो इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन रॉक्स. ठीक है, it will also exert some pressure on rocks, and this, due to this pressure, eventually over the million of years, what we will observe widening of these cracks. Again some water will pour in this region, again that water will freeze and expand, and
will do what? Will create widening and widening of these rocks, and due to this widening, several new cracks will be formed, right? Several new cracks. These several new cracks will further undergo many other processes, right? And eventually the rocks will disintegrate. So this is known as alternative freezing and thawing. Another example, so it will happen at a low temperature region, है ना, cold region, ठीक है. During night time, as you understand, the water freezes, it expands, right? It creates cracks. Cold region, है ना, water will freeze, and that frozen water will expand rocks. These continuous expansion and contraction in rocks will create cracks, and these created cracks will gradually lead to disintegration, ठीक है, या denudation. डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर रॉक्स का, रॉक्स जो है वो टूट जाएंगी, राइट. सो दिस इज फिजिकल वेदरिंग, राइट. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग, आपको शायद समझ आई होंगी. नाउ लेट अस टेक केमिकल वेदरिंग, ठीक है. अगला फंडा केमिकल वेदरिंग का देखते हैं. अब केमिकल वेदरिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिजिकल वेदरिंग तक ही जो है वो डिफिकल्ट था मामला. केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि अब रॉक्स के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं. सो रॉक्स क्या है? बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस मिनरल्स, राइट. So those minerals, when they will come in contact with air, moist air, right, air containing carbon dioxide या more carbon content air में है, या मान लीजिए एक जगह से मिनरल्स रिच जो है वो वाटर आ रहा है, वो दूसरी जगह जाएगा तो वो मिनरल्स आपस में रिएक्ट करेंगे. So these reaction of different minerals, or let's say reaction of rocks with different agents of erosion, will result in chemical weathering, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, या कह सकते हैं आप इसे कार्बोनेशन, राइट. इसमें क्या है? बेसिकली जो वाटर है, या मान लीजिए वाटर जो है वो लाइमस्टोन के संपर्क में आता है, ठीक है. वाटर मान लीजिए ग्रेनाइट के संपर्क में आता है, तो ग्रेनाइट को भी कन्वर्ट कर देता है वाटर, है ना, रिएक्ट करेगा. लेट्स से रेन वाटर है ना, रेन वाटर में कार्बन कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, राइट. रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व ज्यादा होती है. सो जैसे ही वो लाइमस्टोन के संपर्क में आएगी, इट विल केमिकली चेंज लाइमस्टोन. सो जो लाइमस्टोन रॉक्स हैं, दे विल बी डिसइंटीग्रेटेड केमिकली. या ग्रेनाइट जो है वो ग्रेनाइट विल बी फर्दर डिसइंटीग्रेटेड इन, लेट्स से क्वार्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है, या माइका में टूट जाएगा, या क्या बोलते हैं इनको, डिफरेंट फेल्डस्पार में जो है वो टूट सकता है. नॉट जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट अदर मिनरल्स दैट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन वाटर. इट कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ करेगा, एंड दैट इवेंचुअली रिजल्ट इनटू द चेंज इन क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन, एंड इट विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स. सो ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस या कार्बोनेशन, और एक और प्रोसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से भी, ठीक है. सो कहने का मतलब, इफ द, मान लीजिए रॉक्स कंटेनिंग आयरन कंटेंट एंड इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर और एयर, इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? आयरन ऑक्साइड. सो आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3 इज व्हाट? इट्स रस्ट, इट इज रस्ट इन फैक्ट, है ना. ये क्या है? जंग है. एंड दिस रस्ट विल इवेंचुअली, ये क्या होगा? पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ग्रेनुअल फॉर्म में आ जाएगा, रॉक जो है वो क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर मेनी एग्जांपल्स. मैंने आपको पीपीटी जो प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड करूंगा, उसमें फर्दर कई सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो प्रोवाइडेड होंगे. मैं जस्ट आपको एक फंडा बता रहा हूं कि केमिकल्स की वजह से भी रॉक्स जो हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे. नाउ लुक, आई हैव व्हाट आई हैव सेड कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. मान लीजिए क्रैक्स बने, अब नए क्रैक्स में जाकर पानी एंटर किया, राइट. वहां पर उसने रॉक्स को डिसइंटीग्रेट किया, राइट. वो जमा, एक्सपेंड हुआ, या गर्म हुआ या ठंडा हुआ, और क्रैक्स बने. सो केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड रिजल्टिंग इनटू डेन्यूडेशन, राइट. थर्ड है बायोलॉजिकल वेदरिंग. क्या है?
तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज नथिंग, बिल्कुल सिंपल है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि जो एनिमल्स हैं, अब एनिमल्स जहां पर चलते हैं लगातार चलते जाते हैं, राइट। मान लीजिए फिजिकल वेदरिंग वहां पर ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी सी केमिकल वेदरिंग हो चुकी है, थोड़ा सा ना जो है वो रॉक, थोड़ी सी चट्टान थोड़ी कमजोर हो गई। अब वहां पर जानवरों ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी रीजन है, हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है हिमाचल में, राइट, या पहाड़ी रीजन में मान लीजिए ये रॉक जो है वो कमजोर हो चुकी है और इस पर जो है वो बकरियां चल रही हैं, यहाँ पर बकरियां चल रही हैं, तो बकरियों के चलने से ये रॉक्स गिर के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। दैट इज अंडर बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट। या मान लीजिए डिफरेंट प्लांट्स की वजह से, उन प्लांट्स की रूट्स की वजह से क्रैक्स क्रिएट हो जा रहे हैं, राइट। ग्रास या ट्रीज या शर्ब्स की वजह से, उनकी रूट्स की वजह से जो है वो क्रैक्स अगर क्रिएट हो जा रहे हैं, दोज क्रैक्स इज व्हाट, वेदरिंग, राइट। उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन, हम भी तो सड़क बनाने के लिए पहाड़ों की खुदाई कर रहे हैं, हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए पत्थर चाहिए हमें, अगर सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम्स बनाने हैं, तो हम पहाड़ों की खुदाई कर रहे हैं, तो ह्यूमन भी तो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट। या नॉट जस्ट प्लांट बट ऑल्सो बैक्टीरिया और फंजाई, जैसे फंगस वगैरह, ये भी तो जो अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, एसिड्स वगैरह रिलीज करती हैं अगर ये, तो दीज एसिड्स विल आल्सो डू सम केमिकल वेदरिंग। सो इट इज, समझ रहे, इस तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग केमिकल वेदरिंग, इज कॉम्प्लीमेंटिंग फिजिकल वेदरिंग, ऑल थ्री आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड रिजल्टिंग इनटू व्हाट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड मास, दैट इज डेन्यूडेशन। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट वेदरिंग, राइट। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड वाज मास वेस्टिंग। सेकंड क्या था, मास वेस्टिंग के बारे में समझते हैं। तो मास वेस्टिंग में क्या है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए इफ दिस इज हिल एंड दीज आर दी ग्रेनुअल्स ऑफ हिल, अब हो सकता है कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्रैक्स डेवलप हो गए, एंड दीज क्रैक्स की वजह से ये जो रॉक्स या बोल्डर्स हैं, दीज स्लाइड ओवर द हिल्स, स्लाइड डाउन द हिल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर जाकर ये इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मूव ही किया ना, राइट। दिस इज नोन एज मास वेस्टिंग, नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग जो है वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट डिफरेंट टाइप ऑफ मास वेस्टिंग होती है, लाइक सॉइल अगर मूव कर रही है, तो सॉइल जो है वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, दैट इज नोन एज सॉइल क्रीप, और सॉइल जो है वो फास्ट मूव कर सकती है, दैट इज नोन एज सॉइल फ्लो, राइट। आप अगर मान लीजिए एक यहाँ पर अगर ब्लॉकेड लगा दें, तो आपको कुछ समय बाद जो है वो यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हुई मिल जाएगी, ठीक है, बट आप उसको नॉर्मली मूव करते हुए नहीं देख पाएंगे उस मिट्टी को, दिस इज टर्म्ड एज सॉइल क्रीप, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आप ब्लॉकेड लगाते हैं और मान आप देखें कि बहुत ही जल्द आपके सामने सामने यहाँ पर मिट्टी इकट्ठा हो गई, दैट इज नोन एज सॉइल फ्लो। सो इट इज मास वेस्टिंग, हमें हिल्स में देखने को मिलता है, सॉइल मूव करती है, सैंड ड्यून्स के ऊपर सॉइल मूव करती हुई नजर आती है, राइट। उसके अलावा जो लैंडस्लाइड्स हैं, है ना, मान लीजिए लैंडस्लाइड्स ड्यू टू अर्थक्वेक आ गया, या मान लीजिए लैंडस्लाइड ड्यू टू रिवर सॉरी रेन की वजह से, अगर ये चट्टानों में जो है वो पानी आ गया बीच में, मान लीजिए, राइट, ये चट्टाने हैं, राइट, इस तरह चट्टाने, इनमें क्रैक्स ऑलरेडी थे, पानी आ गया एंड दैट पानी फर्दर क्रिएटेड द लुब्रिकेशन, सो दैट ये रॉक्स जो है वो नीचे आकर गिर गई, लैंडस्लाइड हो गई। या मान लीजिए ऊपर पेड़ था, ठीक है, ऐसे पेड़ था एंड पेड़ों की रूट्स ने जो है वो मिट्टी को पकड़ा हुआ था, तो पानी ने जो है वो इन मिट्टी को लूज कर दिया और वो स्लाइड करके नीचे आ गई, ठीक है। दिस इज ऑल टर्म्ड एज मास वेस्टिंग। सो लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक हो, चाहे अर्थक्वेक ने जो है मूव करा, मतलब एकदम जो लव वेव्स है उन्होंने मूव कर दिया चट्टानों को, रॉक्स को, और वो टूट कर नीचे गिर गई, ठीक है, दैट इज मास वेस्टिंग। रेन की वजह से मास वेस्टिंग हमें देखने को मिलती है, राइट। हिमालयन रीजन में हमें बहुत अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, उस वजह से लैंडस्लाइड हमें हर ईयर देखने को मिलती है, स्पेशली इन दी रेनी सीजन और इन दी मॉनसून। वी विल स्टडी ऑल ऑफ दीज। मास वेस्टिंग को ज्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल डिजास्टर, वी विल स्टडी दिस अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां पर जस्ट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक दिया व्हाट इज मास वेस्टिंग। एंड एट लास्ट लेट अस स्टडी अबाउट, लास्ट में जो है वो हमारे पास फंडा आएगा किसका, इरोजन का, ठीक है।
एंड द लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद इरोजन। तो वेदरिंग जो है वो क्या है, इन C2 प्रोसेस है, यानी कि जहां पर लैंड मास मौजूद है वहीं पर ही, मतलब एट दैट वेरी प्लेस जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। Now different agents of erosion will transport that disintegrated smaller particle to different locations, that is termed as erosion, right? So erosion के different जो है वो agents क्या हैं, जैसे कि river है ना, river हो गया, wind हो गई, right? और sea waves आ गई, है ना, उसके अलावा ground water आ गया, and the landforms associated with these, ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स भी होंगे, इरोजन के साथ लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड होंगे, ध्यान रखना, नॉट वेदरिंग। वेदरिंग में तो लैंडफॉर्म था, वो तो टूट तोड़ रहे हैं वो लैंडफॉर्म को, ठीक है, वो लैंडफॉर्म क्रिएट किस वजह से हुआ है, एंडोजेनेटिक एक्टिविटी से, राइट। और landforms associated, we will study the landforms in the next session in details, we will study the landforms in the next session. In today's session we will study the landform associated with the rivers, right, जिसको हम fluvial landform बोलेंगे, and we will study fluvial landforms today. But rest landforms associated with winds, sea waves, groundwater, and not just that, and not related to erosion, landforms associated with volcanoes भी हमें समझने हैं, ठीक है, या प्लेट टेक्टोनिक थियरीज के माध्यम से हमें जो लैंडफॉर्म्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, वी विल स्टडी दैट। ये बाकी का जो पार्ट है, वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट सेशन। इन द टुडेज सेशन वी विल स्टडी इरोजन and we will study the landmass associated with one of the agent of erosion, that is river, right? Rest these all are different agents of erosion. क्या है ये agents of erosion? वॉल्केनो को कंसीडर नहीं करेंगे, ये अलग से है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट लैंडफॉर्म्स, वहां पर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बताया था, वी विल डिस्कस दोस, राइट। सो नाउ व्हाट इज द मेन, यहाँ पर मेन जो है वो क्या फंडा चल रहा है इरोजन में? इरोजन में हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ध्यान रखेंगे, इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किसका हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन? ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, सिंपली वेदरिंग में हो रहा है क्या, वेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, एंड इरोजन में हो रहा है उस डिसइंटीग्रेटेड या वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ प्लेस टू अ डिफरेंट प्लेस, and these are the different agents of erosion or the different agent of that transportation. And in the today's session we will only study about rivers and the landforms associated with rivers, all right. So रिवर या रिवर के साथ एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स को हम बोलते हैं फ्लूवियल, ठीक है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम समझते हैं, या रिवर एज अ एजेंट ऑफ इरोजन के बारे में अब हम समझते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से, तो एक्सपेक्ट करें यहां से, मतलब वेदरिंग या इरोजन से अगर आप मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिवर वाले फंडे से ज्यादा, और राज्य लेवल के एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं यहां से, ठीक है। तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, फर्स्ट इज इरोजनल लैंडफॉर्म, and second is dispositional लैंडफॉर्म्स। दोनों को आज हम समझेंगे, ठीक है। देखिए इन सभी सेशंस को आपको अटेंड करना है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आफ्टर दिस सेशन वी विल स्टडी वर्ल्ड मैपिंग, आफ्टर वर्ल्ड मैपिंग आई विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, एंड बिफोर स्टार्टिंग इंडियन ज्योग्राफी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू या revise at least all the previous sessions from the very beginning of climatology, then oceanography, then geomorphology. Revise all those sessions and then only you will be able to comprehend or completely understand the Indian geography. All right. Now, so fluvial landforms या river as a agent of erosion को समझने के लिए we will take an example, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और हम किस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हाउ रिवर फ्लोज, है ना, रिवर कैसे फ्लो करती है, how river flows, yeah, how these fluvial landforms are formed, and we will take the example of the river गंगा, ठीक है, गंगा रिवर का हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब गंगा निकलती है हमारी गंगोत्री से, दैट मीन्स एक माउंटेन है कहीं, है ना, उत्तराखंड में है कहीं, क्या
उत्तराखंड में ये माउंटेन है और इस माउंटेन में ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, एंड फ्रॉम दैट ग्लेशियर गंगा जो है वो ओरिजिनेट होती है, राइट। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। एंड देन इवेंचुअली होता क्या है, फर्स्ट द स्लोप इज क्वाइट स्टीप and then the slope will gradually decrease and it will develop into plain, and eventually the water will merge with Bay of Bengal, है ना। गंगा का वाटर जो है वो कहां पर जाके ऐड हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल में, राइट। और कुछ इस तरह लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, द स्टीप या जो ग्रेडियंट है स्लोप का वो माउंटेनियस या हिमालयन रीजन में जो है वो बहुत ज्यादा है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड इट विल एट लास्ट इट विल मैच द स्लोप विल मैच द स्लोप ऑफ, या स्लोप बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, सी लेवल के बराबर आ जाएगा मामला। तो क्या क्या हमें यहां पर फंडे समझने हैं कि अगर स्लोप ये ज्यादा है ना, मोर द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, मोर विल बी द वेलोसिटी। पानी यहां पर पहाड़ों में बहुत तेज बहता हुआ आपको नजर आएगा जहां पर ग्रेडियंट ज्यादा है स्लोप का। क्यों? बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज मोर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज मोर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो पोजीशन की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से है, राइट। सो पोजीशन अगर ऊपर है तो जैसे ही पानी चलना शुरू होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से ये पानी फ्लो कर रहा है, राइट। और जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां पर पानी तेजी से फ्लो करेगा, तेजी से फ्लो करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सो अप टिल दिस रीजन, है ना, दिस रीजन हमें क्या देखने को मिलेगा, मोर इरोजन। सो दिस रीजन इज नोन एज द यंग स्टेज, यंग स्टेज ऑफ रिवर, राइट। इसको हम यंग स्टेज बोलते हैं या अपर कोर्स, ऑल्सो नोन एज अपर कोर्स। सो एट द अपर कोर्स क्या हमें देखने को मिला, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, हेंस द एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इरोजन भी मैक्सिमम होगा। इरोजन कब होता है, आफ्टर वेदरिंग। वेदरिंग तो पानी कर ही रहा है ना, वेदरिंग, ये बहता हुआ पानी वेदरिंग भी कर रहा है, अपने साथ रॉक्स को बहा भी ले जा रहा है, राइट। मतलब देखिए, वेदरिंग, टूट रही है रॉक्स या डिसइंटीग्रेट हो रही है कई कारणों से, उनमें से पानी का बहाव भी एक हो सकता है, बट इरोजन भी तेजी से हो रहा है बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इरोजन मैक्सिमम हो रहा है, दैट मीन्स अगर मैं एक ट्रेंड यहां पर देखूं कि सेडिमेंट के साइज का ट्रेंड अगर मैं देखूं, ठीक है, साइज ऑफ सेडिमेंट, साइज ऑफ सेडिमेंट, तो जितना तेज बहाव का पानी होगा वो उतना बड़ा बोल्डर जो है वो पत्थर का मूव कर सकता है, रॉक का मूव कर सकता है। सो इन द अपर कोर्स मैक्सिमम साइज दिखेगा आपको, मैक्सिमम साइज ऑफ सेडिमेंट, यानी कि बड़े बड़े बोल्डर से लेकर छोटे पत्थर से लेकर ग्रेनुअल तक, ये अपर या यंग जो स्टेज है या जो अपर कोर्स है यहां पर आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। फिर इवेंचुअली आपको सैंड, सिल्ट, क्ले नीचे जो है वो जैसे जैसे बहाव आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, नेक्स्ट स्टेज विल बी द मिडल कोर्स, राइट, दिस विल बी द मिडल कोर्स, and in this middle course the gradient of slope will gradually decrease, right, it will be somewhere around 15 centimeter per kilometer, right, that will be the gradient of slope, and this is known as the mature stage of a river, ठीक है। and then at last that will be the lower course, right, और दी सेनाइल स्टेज, सेनाइल यानी बुढ़ापा, रिवर का बुढ़ापा है ये,
सेनाइल स्टेज है, एट सेनाइल स्टेज बहुत ही स्लो हो जाएगा वाटर, तेज भागने की उसको जरूरी नहीं है। क्यों? देखिए यहां पर सबसे ज्यादा वो सेडिमेंट लेकर चल रहा है, सबसे बड़े बड़े सेडिमेंट लेकर चल सकता है, ज्यादातर बड़े बड़े सेडिमेंट्स वो यहाँ पर इस रीजन में जो है वो छोड़ देगा। फिर उसके बाद वो रिलेटिवली हल्के सेडिमेंट लेकर चलेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है ज्यादा, यहाँ पर इरोजन कर रहा है, मैक्सिमम क्या हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम इरोजन हो रहा है। ठीक है, इरोजन करता चल रहा है, अभी डिपॉजिट नहीं कर रहा या बहुत कम है, मैक्सिमम इरोजन है और मिनिमम डिपॉजिट है, ये डिपोजिशन है। क्यों? क्योंकि अभी पानी का बहाव इतना तेज है कि जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो साथ में चल रहा है पानी के। बट जैसे ही ये मिडल कोर्स में एंटर करेगा पानी, एट मिडल कोर्स इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। ठीक है, एट द रिवर बैंक्स इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग मोर एंड मोर इरोडेड मटेरियल। ठीक है, तो हमें रिवर बैंक्स फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, सिल्ट, क्ले, ये सभी जो है वो डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। वी विल स्टडी द लैंडफॉर्म्स इन द नेक्स्ट सेशन, बट सिल्ट और क्ले जो है वो साइड में डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। बट साथ ही साथ कुछ मटेरियल साथ में चलता भी जाएगा। ठीक है, तो वाटर जो सेडिमेंट का जो क्या बोल सकते हैं लोड है वो अभी भी बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड, डिपॉजिट भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। एंड एट द लास्ट फेज सेडिमेंट ही सेडिमेंट है। ठीक है, और अंत में ये सेडिमेंट्स जो हैं वो इधर उतार दिए जाएंगे इस रिवर द्वारा। दिस विल बी टर्म्ड एज डेल्टा, पढ़ेंगे हम इसे गंगा के केस में। यहाँ पर हमें डेल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारा जितना भी एंड साइज, इन सेडिमेंट्स का साइज सबसे कम होगा। ठीक है, क्ले होगी ये, ठीक है, सिल्ट होगी, क्ले होगी, यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। हमें मैंग्रोव्स वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह सब देखने को मिलेंगे। विल स्टडी दैट इन एनवायरमेंट इकोलॉजी, राइट। सो सेकेंड देख रहे हैं आप, अपर कोर्स है, देन मिडल कोर्स एंड देन लोअर कोर्स। एट द लोअर कोर्स, ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स में यहां पर लिखूं, एट अपर कोर्स हमें क्या देखने को मिल रहा है, यू सी में लिख देता हूं अपर कोर्स को। अपर कोर्स में क्या है, जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से इरोजन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, इन दी मिडल कोर्स दी, यहां पर क्या है, यहां पर डिपोजिशन, डिपोजिशन जो है वो मैक्सिमम है, बट देयर इज स्टिल इरोजन। ठीक है, स्टिल इरोजन हो रहा है यहां पर, ऐसा नहीं कि इधर इरोजन नहीं हो रहा। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इरोजन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, राइट। एंड एट द लोअर कोर्स वी हैव डिपोजिशन ओनली, यहां पर अंत में जाकर डिपोजिशन है। ठीक है, इधर स्टिल इरोजन भी है और इधर इरोजन मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर एनर्जी मैक्सिमम है, एट द लोअर कोर्स एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, कुछ ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन करने वाला आपको नहीं है, राइट। इधर एट द अपर कोर्स आपको बिगर बोल्डर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, रॉक्स के, बड़ी रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट का साइज जो है वो मैक्सिमम साइज ऑफ सेडिमेंट देखने को मिलेगा आपको, एंड यहां पर मिनिमम साइज ऑफ सेडिमेंट देखने को मिलेगा। ये कंपैरेटिव स्टडी है, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन में काम आती है आंसर लिखने में। ठीक है, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो ये है ही, राइट। द मेन फंक्शन या मेन एक्टिविटी समझ रहे हैं, इन द मेन एक्टिविटी इन द अपर कोर्स इज इरोजन, द मेन एक्टिविटी इन द लोअर कोर्स इज डिपोजिशन, right, but still the main activity in middle course is deposition, but there is erosion happening in the middle course also। ठीक है, तो गंगा के केस में देखेंगे तो ये उत्तराखंड है, अपर कोर्स उत्तराखंड है, मिडल कोर्स जो है वो यूपी और बिहार, और जो लोअर कोर्स है वो वेस्ट बंगाल या बंगाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये अगर आप गंगा के हिसाब से देखेंगे तो, राइट। ये अपर कोर्स है उत्तराखंड, ये आ गया आपका यूपी एंड बिहार में मिडिल कोर्स है, एंड वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में फिर आपका लोअर कोर्स या सेनाइल स्टेज ऑफ गंगा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। अब यहां पर हम कोर्स को अगर आप देखेंगे, या और अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में और क्या क्या आपको एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। सो
व्हाट आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, वी विल ऑब्जर्व वाटरफॉल हेयर, हमें यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलेंगी। ऑल्सो वी विल ऑब्जर्व रैपिड्स, डेवलपमेंट ऑफ रैपिड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इन द मैच्योर फेस वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ मिएंडर। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ आगे इमेजेस के माध्यम से, राइट। एंड सम ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स भी हमें देखने को मिलेगी। इन द लोअर कोर्स वी विल ऑल्सो सी मिएंडर, ऑक्सबो लेक्स and also delta. Delta will always be in the lower course, ठीक है, लोअर कोर्स में होगा, डेल्टा आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑक्सबो लेक क्या है, ये वाटरफॉल क्या है, आइए अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं इसी के ही अंडर, है ना, इसी के अंडर आपको इंक्लूड करने हैं। एनर्जी मैक्सिमम, इरोजन मैक्सिमम, मैक्सिमम साइज ऑफ सेडिमेंट, राइट, वाटरफॉल्स और रैपिड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिएंडर और ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलेंगे और लास्ट में मिएंडर और डेल्टा देखने को मिलेंगे, राइट। सो लेट अस हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस, राइट। सो ये है, देखिए ध्यान से, दिस इज अ वाटरफॉल। वाटरफॉल इज एसोसिएटेड विद द अपर कोर्स, ठीक है, यानी कि ये पहाड़ है हमारे, और जहां पर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ये पानी चल रहा है और यही वाटरफॉल इधर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पर ये पानी गिरेगा, दिस रीजन विल बी नोन एज प्लंज पूल, इसको हम कहेंगे प्लंज पूल। सो अगर ये कनेडियन फॉल्स हैं, नयाग्रा फॉल्स हैं, सो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, दिस, ये जो नीचे का रीजन है, दिस इज प्लंज पूल, दिस इज अ वाटरफॉल, ठीक है। पानी देखिए नीचे उतर रहा है, काफी ज्यादा हाइट है। सिमिलरली दिस इज अ वाटरफॉल एंड दिस इज अ प्लंज पूल, ये एक प्लंज पूल है। और मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, ये इमेज जो है वो मेरे गांव से है, ठीक है। दिस वाटरफॉल इज एट थला भरमौर, अगर आप सर्च करेंगे तो ये थला भरमौर जो है वो मेरे गांव से है ये वाटरफॉल। बहुत सारे वाटरफॉल्स जो हैं वो हमारे रीजन में मौजूद है, ठीक है। सो ये आपको प्लंज पूल देखने को मिल रहा है और ये वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको रैपिड्स, देखिए दिस इज द प्लंज पूल, राइट। यहाँ पर नीचे आपको प्लंज पूल देखने को मिलता है, बस आप जान के रखिए प्लंज पूल क्या होता है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न इन ऑप्शनल, ठीक है। रैपिड क्या होता है? सो रैपिड बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए ये फ्लो है रिवर का, राइट, दिस इज द स्लोप, और बीच में जो है वो चट्टाने हैं, तो पानी जब चल रहा है तो इन चट्टानों पर टकराएगा, राइट, और इरेगुलर जो है वो फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं वाटर के बीच में ये चट्टाने या रॉक्स आपको बीच बीच में नजर आ रही हैं, और इसके ऊपर पानी जो उफल रहा है, और ये आपको वाइट सोपी वाटर जो नजर आ रहा है, दीज आर नोन एज रैपिड्स, ठीक है। स्टेप्स टाइप आपको नजर आएंगे कुछ इस तरह। मान लीजिए ये स्लोप है, बट यहाँ पर बीच में रॉक्स हैं ऐसे बीच बीच में, राइट, एंड ड्यू टू दीज रॉक्स आपको वाटर भी ऐसे स्टेप्स के फॉर्म में नीचे को उतरता हुआ नजर आएगा। दीज आर नोन एज रैपिड्स। अब रैपिड्स में हमें राफ्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्पोर्ट है, वो देखने को मिलता है, राइट। जो रिवर राफ्टिंग करते हैं वो रैपिड्स में करते हैं, तभी दैट इज व्हाट मेक्स इट मतलब एडवेंचरस। उसके अलावा हमें और क्या क्या देखने को मिलता है? इन दी अपर कोर्स, इन दी अपर कोर्स वी ऑल्सो ऑब्जर्व गॉर्ज या कैनियंस, ठीक है। गॉर्ज यानी खाई, गॉर्ज एंड कैनियंस भी हमें देखने को मिलती हैं, या वी शेप वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। एक ये इमेज में ऐड करना भूल गया, वी शेप वैलीज, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हिल है, राइट, और यहां से जो है वो पानी नीचे को उतर रहा है, तो ओवर द पीरियड क्या करेगा, दी वाटर विल क्रिएट अ वैली, यहां पर जो है वो एक वैली क्रिएट कर देगा, और कुछ इस तरह से दोनों साइड हिल्स होंगी, और उसके बीच में जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होगा। सो पहाड़ों में आपने वेरी वेल देखा होगा, बचपन में आपने फोटो भी बनाई होगी, ऐसे जो है वो वैली है और इसमें से ऐसे करके जो है वो पानी या रिवर बह रहा है। सो दिस इज नोन एज वी शेप्ड वैली, एंड दिस वी शेप्ड वैली, यहाँ पर बीच में पानी बह रहा होता है, दिस इज ड्यू टू दी ऑब्वियसली वाटर जो है वो इरोजन कर रहा है ना, जो रॉक्स वेदर हो रही है उसको लेकर जा रहा है, और वर्टिकली डिग कर रहा है नीचे की तरफ, जो है वो माउंटेन को डिग करता जा रहा है और वैली क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया इन दी
अपर कोर्स। इन द मिडल कोर्स हमें क्या देखने को मिलता है? इन द मिडल कोर्स वी विल ऑब्जर्व सच थिंग्स, ठीक है। दिस इज नोन एज अ मिएंडर, इसको हम बोलते हैं एक मिएंडर। मिएंडर बेसिकली क्या है कि जब पानी चल रहा होता है ना तो उसमें सेडिमेंट बहुत ज्यादा है, और वो जो सेडिमेंट का वेट है प्लस जो स्लोप का ग्रेडियंट है वो बहुत कम है, उस वजह से पानी एक सीधा फ्लो जो है वो नहीं रख पाता है ना, सीधी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता। होता यह है कि सामने बहुत सारा स्पेस है, ठीक है, पानी सीधी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स सेडिमेंट्स वेट, या सेडिमेंट का जो लोड है, रास्ते जो है वो बदलता हुआ चलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज दी टॉप व्यू, या आप इस इमेज में देख ही पा रहे हैं कि पानी जो है वो इस तरह मिएंडर करता हुआ चल रहा है, ठीक है, लहराता हुआ चल रहा है, राइट। दिस इज नोन एज मिएंडरिंग एंड इट इज अ फिनोमेना ऑफ मिडल कोर्स। गंगा यमुना जो रिवर्स हैं वो गंगा के प्लेन में मिएंडर करती हुई आपको चलती हुई दिखेंगी। जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो वहां पर मैं आपको इमेजेस के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। बट मिएंडर का जो कोर्स है ये मिएंडरिंग जो है वो हमें मिडल में भी, कहां पर, लोअर मिडल में देखने को मिलती है, ठीक है। या लोअर या लेटर पार्ट ऑफ मिडल कोर्स में देखने को मिलता है। ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है कहां पर? इन दी लोअर, अच्छा इस तरह मैं पुट करूं, दी लेटर पार्ट ऑफ मिडल कोर्स एंड दी लोअर कोर्स में हमें ये देखने को मिलता है रिवर के क्या? मेंडरिंग एंड ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या है? अब ये है ऑक्सबो लेक। मान लीजिए इस तरह जो है वो रिवर मिएंडर कर रही थी, ठीक है, ऐसे मिएंडर करती हुई आ रही है, राइट। और उसके पास सेडिमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सेडिमेंट है। तो होगा क्या कि इतना सेडिमेंट मूव कर रहा होगा, मान लीजिए यहां पर बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, तो अब रिवर जो है वो आगे नहीं मूव कर पाएगी। रिवर अपना रास्ता जो है वो इधर से कहीं से बीच से बना लिया रिवर ने, ठीक है, और आगे जो है वो जुड़ गई, राइट। और इधर भी सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और इधर भी सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, ये रीजन जो है वो कट ऑफ हो गया, ठीक है। और रिवर ने एक नया रास्ता बना लिया, राइट, कुछ इस तरह रिवर ने एक नया रास्ता बना लिया, है ना। रिवर ने ऐसे एक नया रास्ता बना लिया और ये रीजन जो है वो कट ऑफ हो गया ऐसे, बट इसमें पानी रह गया, ठीक है। दिस लेक इज नाउ नोन एज ऑक्सबो, ठीक है, बो धनुष की तरह है ये, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये मिएंडर जो है वो आगे चल गया। दिस इज ड्यू टू व्हाट? यहां पर डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया है, किसका? जो भी वेदर्ड मटेरियल है, जो भी इरोजन है ना, वेदर जो मटेरियल, उसका डिपॉजिट यहाँ पर इतना ज्यादा हो गया, देख रहे हैं आप, ये ऑक्सबो लेक बन गई। ओवर द पीरियड क्या होगा? ये ब्लॉक हो जाएगा ऐसे, राइट, ये ब्लॉक हो जाएगा इस जगह पर, ये ऐसे ब्लॉक हो जाएगा और पानी जो है वो अपना रास्ता बदल लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इमेज देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये जो लेक बन गई है, दिस इज ऑक्सबो लेक। ओवर द पीरियड क्या होगा? मान लीजिए पानी यहाँ से इधर कनेक्ट हो गया, है ना, इधर चलने लगा पानी ऐसे, नाउ ये रीजन जो है वो एक अलग लेक बन गई ऐसे, राइट। या पानी मान लीजिए इधर से इधर कनेक्ट हो गया और ये जो लेक बची, दिस इज ऑक्सबो लेक। तो ये कहाँ का फिनोमेना है? लेटर पार्ट ऑफ मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स में हमें क्या देखने को मिलता है? मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट व्हाट वी हैव इज डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा को एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली, या रिवर के हिसाब से हम डेल्टा देखते हैं। तो पता चला आपको कि मेंडर क्या है, ऑक्सबो लेक्स क्या है, राइट। किस वजह से मेंडर और ऑक्सबो लेक क्रिएट हो रहे हैं? ड्यू टू दी लोड ऑफ सेडिमेंट्स, राइट। बट एट लास्ट इन द लोअर कोर्स, बिल्कुल जब रिवर जो है वो समंदर में जुड़ने जा रही है ना, ये रिवर है, ये बढ़िया मेंडर बनाती हुई आ रही है, एंड नाउ दिस रिवर इज अबाउट टू ज्वाइन द ओशियन। तो करेगा क्या रिवर, राइट? रिवर कई सारे ब्रांचेस में जो है वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब सेडिमेंट बहुत ज्यादा है इसके पास, तो यहां पर बीच में सेडिमेंट ही सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे, इस वजह से डिफरेंट ब्रांचेस में टूट जाएंगी रिवर, ठीक है। और अब ग्रेडियंट भी बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो डिफरेंट ब्रांचेस में टूटना ही पड़ेगा, हर जगह फैल जाएगा ना पानी, क्योंकि अब ग्रेडियंट तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, यानी स्लोप नहीं है, अब सी के लेवल पर आ गए हम, है ना, या बहुत कम हो गया, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया स्लोप, सी के लगभग लेवल पर आ गए, तो अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता वाटर। और जैसे ही सेडिमेंट अगर इकट्ठा हो गए, दोज सेडिमेंट्स विल पुश द वाटर टू फॉर्म न्यू
मतलब नई डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। सो इस तरह जो है वो डिफरेंट हमें कई यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा होते हुए नजर, इधर सेडिमेंट इकट्ठा हो गए, और जो रिवर है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में से टूट जाती है। इधर बीच में सेडिमेंट इकट्ठा हो गया मान लीजिए इस जगह पर, राइट। और रिवर जो है वो इस तरह छोटे छोटे सब मतलब फ्लोज में टूट गई और बीच में इकट्ठा हो गए सेडिमेंट्स। इट इज ड्यू टू दी मतलब मैक्सिमम सेडिमेंट की प्रेजेंस की वजह से है। और फर्दर अब स्लोप नहीं है तो कहीं भी अब मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो वाटर अब मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए कई ब्रांचेस में टूट जाता है। एंड ये यहाँ पर सी है और हमें एक ये ट्राइंगुलर शेप में नजर आता है ये, राइट। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक्स द वर्ड फॉर अ ट्राइंगल वाज डेल्टा, हेंस दिस लैंडफॉर्म इज टर्म्ड एज डेल्टा। ठीक है, ये हमें डेल्टा जो है वो बनता हुआ नजर आया, देख रहे हैं आप। सो बेसिकली ये किस वजह से है, क्या क्या कारण है यहाँ पर, डेल्टा का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है। डेल्टा इज ड्यू टू, क्या क्या कारण है, जो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है वो क्या है, मिनिमम है, राइट। जो सेडिमेंट लोड है वो मैक्सिमम है ना। और क्या क्या फिनोमेना है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी मिनिमम है। सो दीज सेडिमेंट लोड विल क्रिएट ब्लॉकेड फॉर द रिवर फ्लो एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी ग्रेडियंट देयर इज नो क्लियर पाथ और क्लियर डायरेक्शन में जो है वो रिवर नहीं मूव करेगी। सो इट विल इवेंचुअली ब्रांच आउट एंड दे विल ऐड द वाटर, किस में ऐड करेगा वो, सी में वाटर ऐड हो जाएगा, हेंस अ डेल्टा विल बी फॉर्म्ड। सो हमें इंडिया की रिवर जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सभी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो इंडिया में सुंदरबन डेल्टा बनता है। उसके अलावा यूएस की एक रिवर है मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर जो डेल्टा बनाती है उसके लिए वर्ड यूज होता है बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। सो बर्ड फुट डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा टर्म क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप में है, राइट। सो आइए मैं आपको इमेज दिखाता हूं अब। दिस इज इमेज ऑफ, ये है सुंदरबन डेल्टा, राइट, देख रहे हैं आप। ये डेल्टाइक फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब सेडिमेंट्स हैं बीच में। सेडिमेंट इतना ज्यादा आ गया कि अब और ग्रेडियंट नहीं है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवर फ्लो नहीं कर सकती, तो इट विल ब्रांच आउट। जहां उसको जगह मिलेगी वो ब्रांच आउट करने की कोशिश करेगी, वहां पर सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो जगह चेंज करेगी, तो हमें इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिलती हैं एंड फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में ऐड हो जा रही है, ठीक है। एंड दिस इज दी मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा है। और ये एक देख रहे हैं आप बर्ड के फुट की तरह है, कुछ इस तरह शेप है इसका, है ना, जैसे एक डक या बर्ड का पैर है। सो दिस इज बर्ड फुट डेल्टा ऑफ मिसिसिपी रिवर, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज सेशन इन दी, हाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपको अब सॉल्व करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेन्यूडेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड ऑल्सो हाईलाइट वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन इन 250 वर्ड्स। और अगर आप नहीं कर पा रहे इस आंसर को सोल्व तो एक दिन वेट कर लीजिए। इन द टुमारोज सेशन we will understand about the different landforms created by wind, sea waves, groundwater and separately volcanoes, and also we will associate the fluvial landforms also in the tomorrow session. And after the tomorrow session हमारा geography जो है वो complete हो जाएगा, राइट, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल एंटर इनटू वर्ल्ड मैपिंग, राइट। सो ये आपके लिए अवेलेबल है पीपीटीज, वेदरिंग एक्सप्लेन की है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, काफ़ी सब कुछ जो है वो इसमें एक्सप्लेन्ड है, राइट। सो ये देखिए दिस इज केमिकल वेदरिंग को भी काफ़ी एक्सप्लेन किया गया, मैंने तो बहुत बिल्कुल बेसिक बताया बट उतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज पीपीटीज, ये प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप chauhan_sir_CSE, उसे ज्वाइन जरूर करें। उसके अलावा यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट या फर्दर डिस्काउंट, या जो भी अगर आप अभी सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, बहुत बेहतरीन ऑफर्स चल रहे हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड गेट द PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम ग्रुप chauhan_sir_CSE। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो यूज माई कोड VCUPSC to unlock several contents of UPSC.
यूपीएससी कंटेंट जो है वो अनअकैडमी का अनलॉक करने के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। टुमारो सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड देन वी विल एंटर इनटू वर्ल्ड मैपिंग एंड देन इंडियन ज्योग्राफी। ऑलराइट, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।